नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी इंग्लिश के एक बड़े मजेदार पर हाँ कभी-कभी थोड़ा सर चकरा देने वाले चैप्टर पोएट्स और पैनकेक्स को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये चैप्टर है ही थोड़ा हटके। इसमें ना काफी सारे पुराने किस्से हैं और व्यंग्य भी, जो शायद पहली बार में पकड़ में ना आए। तो आज का अपना प्लान यही है कि इस चैप्टर को एकदम आसान इंग्लिश में समझे, जैसे दोस्तों के बीच बात होती है ना, बिल्कुल वैसे। सही। और हमारी ये सारी बातचीत अशोक मित्रन के लिखे संस्मरण कवि और पैनकेक्स पर बेस्ड है। उन्होंने जेमिनाई स्टूडियोज के अपने अनुभव इसमें बताए हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं लेखक से। अशोक मित्रन। हाँ, अशोक मित्रन जाने माने तमिल लेखक थे। उनका लिखने का स्टाइल बड़ा सटायरिकल, मतलब व्यंग्यात्मक और मजेदार था। और ये जो चैप्टर है, ये उनकी आत्मकथा माई ईयर्स विद बॉस से लिया गया एक छोटा सा हिस्सा है। और ये सारे किस्से हैं जेमिनाई स्टूडियोज के 1940s-50s का टाइम। चेन्नई में था ये स्टूडियो, जो उस वक्त मद्रास कहलाता था। बहुत बड़ा, बहुत फेमस स्टूडियो था। बिल्कुल, बहुत इन्फ्लुएंशियल भी। अच्छा, ये टाइटल बड़ा अजीब है, पोएट्स एंड पैनकेक्स। इसका क्या मतलब हुआ? पैनकेक खाने वाले? नहीं नहीं, खाने वाले नहीं। ये पैनकेक असल में एक मेकअप ब्रांड का नाम था, मैक्स फैक्टर कंपनी का। ओह, अच्छा। हाँ, और ये मेकअप जेमिनी स्टूडियोज में ट्रक भर भर के आता था। मतलब खूब इस्तेमाल होता था एक्टर्स पर, उनको स्क्रीन के लिए सूटेबल बनाने के लिए। समझ गया। और पोएट्स? पोएट्स मतलब स्टूडियो में काम करने वाले लेखक, गीतकार, कवि लोग। तो टाइटल ही अपने आप में एक तरह का सटायर है, मतलब कहाँ ये मेकअप की दुनिया पैनकेक वाली और कहाँ ये सोचने समझने वाले पोएट्स। बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा। टाइटल में ही वो व्यंग छुपा है। और लेखक ने स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट का जिक्र भी बड़े मजे से किया है। हाँ, मैंने पढ़ा है, वो बड़ा सा कमरा। हाँ। शीशे लगे हुए, तेज लाइट्स की भयानक गर्मी, और वहां हर किसी पर ये पैनकेक मेकअप लगाया जा रहा है, चाहे जरूरत हो न हो। लेखक ने तो तुलना की है कि जैसे किसी हेयर कटिंग सलून जैसी भीड़ और गर्मी। और वहां भी गजब की हायरार्की थी। अरे बिल्कुल, जैसे समाज में होता है ना, वैसे चीफ मेकअप मैन सिर्फ हीरो हीरोइन का मेकअप करेगा। ठीक है। फिर उसका सीनियर असिस्टेंट, वो सेकंड हीरो या हीरोइन का। फिर जूनियर असिस्टेंट। हाँ, वो साइड एक्टर्स का। और फिर आते थे ऑफिस बॉय या ट्रेनीज, वो भीड़ का मेकअप करते थे। एकदम पक्का हायरार्की सिस्टम था। और वो ऑफिस बॉय का किरदार बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, ऑफिस बॉय नाम का बॉय था, पर असल में 40 के ऊपर का आदमी था। हमेशा अपनी भड़ास निकालता रहता था। के स्टूडियो की पॉलिटिक्स की वजह से एक्टर नहीं बन पाया। बिल्कुल यही कहता था। वो उन हजारों लोगों का प्रतीक है, मतलब सिंबल है, जो बड़े सपने लेकर फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं और फिर कहीं सिस्टम में खो जाते हैं। स्टूडियो का माहौल भी कुछ ऐसा ही बताया। ज्यादातर लोग बस बिजी होने का नाटक करते थे। सही कहा। असली क्रिएटिव काम शायद कम ही होता था। एक्टर्स भी वो मेकअप की मोटी परतों के नीचे अपनी पहचान खो देते थे। घंटों इंतजार करना पड़ता था। भारी मेकअप, ग्लैमर के पीछे की असलियत कुछ और ही थी। और जो पोएट्स थे स्टूडियो में, लेखक, कवि। हाँ, कई लेखक और कवि स्टूडियो के पेरोल पर थे, पर उनसे लिखवाया क्या जाता था? मामूली डायलॉग या गाने। मतलब असली लिटरेरी काम से दूर। बिल्कुल, जैसे वो कमर्शियल दुनिया के जाल में फंस गए हों। उनकी क्रिएटिविटी कहीं दबसी गई थी। कहानी में एक बड़ा मजेदार मोड़ आता है जब वो अंग्रेज कवि आते हैं, स्टीवन स्पेंडर। हालांकि नाम सीधे नहीं बताया गया है शायद। हाँ, स्टीफन स्पेंडर। वो स्टूडियो आए थे एक लेक्चर देने। और हुआ गया? मजे की बात ये हुई कि उनका लेक्चर किसी के पल्ले नहीं पड़ा। अच्छा। क्यों? एक तो उनका इंग्लिश एक्सेंट समझना मुश्किल था स्टूडियो के ज्यादातर लोगों के लिए। ऊपर से उनका टॉपिक कम्युनिज्म और पोएट्री का रोल। अब स्टूडियो के एक्टर्स, टेक्नीशियन, इनको इसमें क्या इंटरेस्ट आता? हाँ, बात तो सही है। तो पूरा मामला एक अजीब सा कल्चरल मिसमैच, एक मजाक सा बन गया। और यहीं पर लेखक का सटायर, उनका व्यंग्य सबसे गहरा हो जाता है। बिल्कुल। जेमिनाई स्टूडियोज खुद को दिखाता तो था कि वो क्रिएटिविटी का गढ़ है, पर अंदर क्या था? पॉलिटिक्स, गॉसिप, दिखावा, असली टैलेंट की कोई कदर नहीं। स्पेंडर जैसे इतने बड़े कवि का आना भी बस एक तमाशा बन के रह गया। सही। तो अगर हम इसके मेन थीम्स देखें, जो बड़े आइडियाज हैं, तो सबसे बड़ा है दिखावा बनाम सच्चाई, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, सिनेमा की वो चमकीली दुनिया और उसके पीछे का कड़वा सच। हाँ, और फिल्म इंडस्ट्री पर गहरा सटायर, मेकअप, हायरार्की, नकलीपन, सबका मजाक उड़ाया है। और वो ऑफिस बॉय और कवियों की कहानी, वेस्टेड टैलेंट और निराशा को दिखाती है, अधूरे सपने। एक और चीज है, वो इंटेलेक्चुअल डिस्कनेक्ट वाली बात। हाँ बिल्कुल, बौद्धिक दूरी।
जैसे ऊंचे लेवल का लिटरेचर या विचार और जो पॉपुलर कल्चर है उसके बीच की खाई, जैसे स्पेंडर के लेक्चर के टाइम दिखा। मुख्य किरदारों में देखें तो लेखक खुद हैं अशोक मित्रन, जो सब देख रहे हैं मजाकिया नरेटर हैं, ऑफिस बॉय है जो टूटे सपनों का प्रतीक है, मेकअप स्टाफ है जो उस बनावटीपन और हायरार्की को दिखाता है, और स्टीफन स्पेंडर वो इंटेलेक्चुअल दुनिया के प्रतीक जो शायद गलत जगह पहुंच गए थे। अगर एग्जाम किताब से सोचें तो इस चैप्टर का मैसेज क्या है? मेरे ख्याल से सार यही है कि ग्लैमर की दुनिया में जैसे फिल्म इंडस्ट्री, असली कला, असली क्रिएटिविटी अक्सर सतहीपन और कमर्शियल दबाव के नीचे दब जाती है। हाँ, और ये चैप्टर मुश्किल शायद इसलिए रखता है क्योंकि इसमें पुराने जमाने के रेफरेंस हैं, सटायर काफी छुपा हुआ है, और ये सीधी कहानी नहीं है, संस्मरण जैसा है। सही। छोटे सवाल बन सकते हैं जैसे मेकअप डिपार्टमेंट को हेयर कटिंग सैलून जैसा क्यों कहा, तो जवाब होगा भीड़ और गर्मी के कारण। ऑफिस बॉय का क्या रोल है? वो निराश प्रतिभा का प्रतीक है। स्पेंडर का लेक्चर क्यों फेल हुआ? भाषा की प्रॉब्लम और टॉपिक में इंटरेस्ट की कमी। बिल्कुल। तो संक्षेप में ये चैप्टर जेमिनी स्टूडियोज के अंदर की दुनिया पर एक बहुत ही मनोरंजक और आलोचनात्मक नजरिया है। हाँ, जहाँ कला और कॉमर्स का टकराव साफ दिखता है, पैनकेक मेकअप की परतों के नीचे दबी हसरतें और कवियों की खामोशियाँ। तो ये थी पोएट्स एंड पैनकेक्स की कहानी। और जाते जाते ये सवाल छोड़ जाती है, क्या आज भी मीडिया, आर्ट या दूसरी क्रिएटिव फील्ड्स में ऐसे कई जेमिनी स्टूडियोज मौजूद हैं जहां बाजारी मांग या कहें कि चमक दमक असली टैलेंट या कला पर हावी हो जाती है? सोचने वाली बात।